जानिए कहानी लेखक नीलोत्पल मृणाल की। यूपीएससी की तैयारी से साहित्य अकादमी अवार्ड जीतने तक का सफर। डार्क हॉर्स, औघड़, यार जादूगर जैसे उपन्यासों से बनाई पहचान। आम जिंदगी की कहानी लिख कैसे बने लोकप्रिय। बिहार के गमछे को बना दिया दुनिया में ट्रेंडिंग। दुनिया इन्हें जानती है, पर आज भी माता पिता मांगते हैं काम का हिसाब। जानिए सब कुछ कहानी जिंदगी की में गरिमा भारती के साथ। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और कहानी जिंदगी की इस कड़ी में हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी नाम, पहचान और काम अपने आप में अनोखा है। इन्होंने गमछे को अपनी पहचान बना लिया। भले ही कई लोग बिहार से बाहर जाकर बिहार के नाम पर, गमछे के नाम पर, यहाँ के डायलेक्ट के नाम पर बुली हो जाते हैं, लेकिन जब इनको किसी ने गमछे के लिए टोक दिया तो इन्होंने गमछा मूवमेंट कर दिया और गमछे को ट्रेंड करवा दिया। और इनकी लिखी किताबें अपने आप में जादुई है और इन्होंने छठ के दौरान सोन चिरैया गाना गाया, वो अलग ही इबारत लिख रहा है। हम बात जाने माने लेखक और साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित लेखक नीलोत्पल मृणाल जी की कर रहे हैं। हमारे साथ अभी जुड़े हैं। आपका लाइव सिटीज में सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका आभार गरिमा, लाइव सिटीज से मुझे जोड़ने के लिए। सोन चिरैया के लिए तो बहुत बहुत बधाई। वो गाना बिल्कुल मैजिकल है और अभी यार जादूगर का भी जादू पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ, सोन चिरैया निश्चित रूप से वो एक ऐसा गीत था जिसमें कि एक तरह से एक नई बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुखर होके एक बात कहने की कोशिश की गई। जहाँ पर हम बेटी और बेटों के बीच समानता की बात कर रहे हैं, वहाँ हम बेटियों की आकांक्षा की बात कर पाए मुखर होके, वो कोशिश उस गीत में की गई और लोगों ने बहुत पसंद किया। और इस देश के बाहर के भी लोग जो बिहार से जुड़े हुए हैं या जो भी इस देश से जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान से, हमारे मुल्क से जुड़े हुए हैं, उनके भी कई मैसेज आए और उन्होंने भी बहुत पसंद किया। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप जिस ध्येय के साथ गीत लेके आए थे वो पूरा होता दिख रहा है। तो और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि आप लोगों से कनेक्ट करते रहते हैं लगातार। हाँ, ये तो सोशल मीडिया का दौर है और यहाँ पर जब पूरा मंच डेमोक्रेटिक है तो हम जैसे लोग जो किसी जो जिनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है कि आप इस तरह के काम करते हुए आए, मेरे जैसे लाखों लोग ऐसे हैं, तो उन लोगों के लिए तो है कि आप जब कुछ कर रहे हैं क्रिएटिव, अगर कुछ रचनात्मक कर रहे हैं, तो आप अपने पाठक हों या श्रोता हों या दर्शक हों, उनके साथ संवाद अगर बनाए रखते हैं तो आपके लिए राह आसान होती है और आप सीखते भी हैं उनसे। आपके द्वारा की गई रचनाओं को आज दुनिया पढ़ रही है। हम हर दिन पढ़ते हैं आपकी कहानियां, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार नीलोत्पल मृणाल कौन है, उनकी कहानी क्या है, आपकी जिंदगी की कहानी हम जानना चाहते हैं। नहीं, जब से मैंने कहानी लिखना शुरू किया, मुझे लगता है कि मेरी कहानी तब से ही शुरू होती है, क्योंकि वही मेरा पेशा बना, वही मेरा कैरियर बना। तो मुझे लगता है कि कहानी तो लिखी तो जाती है हर व्यक्ति की अपने जन्म के साथ, लेकिन सुनाने लायक तब होती है जब आप कहीं कोई रास्ता एक पकड़ लेते हैं। तो बतौर लेखक डार्क हॉर्स नाम की किताब से मेरी यात्रा शुरू हुई और वहाँ से लेकर दूसरा उपन्यास औघड़ और तीसरा यार जादूगर। डार्क हॉर्स बिल्कुल जो कुछ भी मेरी पहचान है, जिसके आधार पर मैं खड़ा हो पाया, जिसमें मैं हिंदी के लेखन में एक कैरियर आजीविका के साथ ढूंढ पाया, वो किताब डार्क हॉर्स थी। और वो अप्रत्याशित रूप से आज लाखों में बिकने वाली वो किताब है। मतलब अब वो संख्या 2 लाख से ऊपर है और औघड़ भी लाख में बिकने वाली है। नई किताब अभी आई है यार जादूगर, बेस्ट सेलर है, वो भी किताब अभी 1 महीना हुआ आया हुआ। तो मुझे लगता है कि मेरी कहानी के साथ ही चलती है। मैंने 3 उपन्यास लिखे हैं, मंचों पे जाता हूँ, कविता सुनाता हूँ। कविता में भी मैंने ये खतरा, ये जोखिम उठाया कि जो कविताएं ट्रेंड में मेरी उम्र के लोगों के द्वारा सुनाई जा रही थी कि आप जब तक श्रृंगार पे नहीं सुनाएंगे या प्रेम पे नहीं सुनाएंगे तो शायद आप झुमा ना पाएँ लोगों को या अपने से जोड़ ना पाएँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अगर माटी को भी अबीर की तरह उड़ाया जाए तो युवा झूमते हैं, जुड़ते हैं और चीयर्स करते हैं और भदेस का महोत्सव मनाते हैं। तो यही कहानी है मेरी भी,
और ये यात्रा भी चल ही रही और है। आपकी जो तीनों किताब है वो कहीं ना कहीं बिहार की आम जिंदगी से जुड़ी हुई है, जो कि बेहद अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, आप जहाँ के हैं, आप जो परिवेश आपने देखा है, मैंने बिहार और झारखंड देखा है। जी। मैं पूर्वांचल के परिवेश से परिचित हूँ। इसके अलावा भी मैं जहाँ जाता हूँ, जिसमें कि मध्य प्रदेश जाता हूँ, राजस्थान जाता हूँ, तो आप जो दुनिया देख रहे हैं निश्चित रूप से आपका जो कहन है उसका माध्यम वही जगह, वही परिवेश होके आएगा। तो मेरे कहानियों में, मेरे उपन्यास में, मेरे गीत में, यहाँ तक कि मेरी लड़ाई में भी गांव है। तो चूंकि वही मेरा अखाड़ा है तो उसी की माटी मेरी मुट्ठी में रहती है। बिल्कुल। मैं जब भी आपका नाम लेती हूँ, सुनती हूँ, नीलोत्पल मृणाल अपने आप में एक अनोखा नाम है और मुझे अच्छा लगता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने बाद में, कई लोग होते हैं ना जो कवि बनने के बाद या फिर फिल्मों में जाने के बाद अपना नाम बदलते हैं, तो आपने अपना नाम स्वयं रखा या फिर ये पहले से तय था? नहीं, ये पहले से था। मेरे ऊपर छात्र जीवन में कुछ पुलिस केस भी हैं, वो भी इसी नाम से दर्ज है। और ये जो संभावना व्यक्त की जा रही थी कि एक नीलोत्पल मृणाल नाम का भी गुंडा हो सकता है जीवन में, या पता नहीं वो कुछ भी हो सकता है, तो वो इसी नाम के साथ, मतलब कहने का है कि आप मतलब जो होता है एक हर एक ऐसे छात्रों के जीवन का तो श्रृंगार है ये, वो होता ही है। छात्र छात्राओं दोनों का मैं कह रहा हूँ। तो मेरा नाम ये बचपन से है, ये मेरा नाम मेरे पिताजी ने रखा, तो वहाँ से ये नाम है। तो ये कोई साहित्यिक नाम रखने जैसा कुछ नहीं है, ये तो बाद में हो आया कि मैंने संयोग से लिखना शुरू कर दिया, ये बात है। मुझे तो कई बार ये भी लगता था कि मेरे नाम के कारण हो सकता है लोग मुझे नहीं जानेंगे, क्योंकि इस तरह का नाम वैसा काम नहीं, इस तरह का नाम है कि शायद मैं मतलब मैं कुछ कर भी लूं तो गांव देहात में, खुद मेरे गांव में लोग मेरा नाम नहीं जानते थे, मेरे घर के नाम से मुझे बुलाते थे। तो मुझे लगता था कि पता नहीं ये नाम ही मेरे लिए बाधा ना बन जाए। लेकिन जब मैं लिखने लगा तो अब तो देहात में भी लोग ये नाम बुलाते हैं, मुझे जानते हैं, कस्बों में, देहात में। तो ये अब मैं अपने घर वाला नाम भूल चुका हूँ। अच्छा। हाँ, तो बिल्कुल ये ऐसे है। क्या कहते थे लोग? सोनू मेरा नाम घर का था, तो पहले इसी नाम से मुझे लोग मैंने तो इस नाम से कैसेट भी निकाला था। अच्छा। जब झारखंड बिहार बटा था तो उस वक्त मैंने ऑडियो कैसेट एक निकाला था, तो इसी नाम से निकाला था। तो अब वहाँ से यहाँ तक की यात्रा में नाम तो नहीं बदला, लेकिन इसी नाम से जाना जाने लगा, ये अच्छा लगता है। आपने कहा कि ये काम शुरू हो गया, लेकिन इसके अलावा आपके कुछ प्लान्स होंगे लाइफ में। आपने कहाँ से पढ़ाई लिखाई शुरू की और कॉलेज कहाँ से हुआ, और फिर किस चीज़ की तैयारी करना आपने शुरू किया? मैं झारखंड के गांव नूनीहाट, मतलब बिल्कुल गांव के स्कूल से मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई, और वो दुमका ज़िला में है। और उसके बाद फिर मैं रांची सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ा हूँ, और वहाँ से बाद फिर दिल्ली में फिर यूपीएससी की तैयारी। और यूपीएससी की तैयारी के दौरान कुछ सफलताएं शुरुआती लगी हाथ, लेकिन वो अंतिम सफलता नहीं थी, वो अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंची। तो उसके बाद जो है कि मुखर्जी नगर में हिंदी माध्यम का लड़का जिस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज चुकाता है अपने जीवन का, वो मैंने भी चुकाया है। लेकिन चुकाते चुकाते कुछ वसूल ना था कि आपने जो पढ़ा है, आप जितना पढ़े हैं उसको अपने जीवन में किस तरह से सदुपयोग उसका कर सके, ये बहुत ज़रूरी था। और इसी के कारण से मुझे लगा कि जो भी करना है वो उस पृष्ठभूमि हो, जो पढ़ाई की पृष्ठभूमि मुझे मिली है, वो जो मेहनत, जो निवेश मेरा वहाँ हुआ है, उसी से जुड़ा हुआ काम करना है। तो वो कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और मुझे लगता है कि पहले से ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। मैं शायद अब भी उतना ही पढ़ रहा होता अगर रूटीन के साथ, तो नौकरी भी कर रहा होता। लेकिन नौकरी नहीं करने का अफसोस नहीं है, अभी भी हम लोग नौकरी में ही हैं। आप अगर सर्व कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं सोसाइटी के लिए, मैं लिख के दे रहा हूँ, बोल के दे रहा हूँ, अगर लड़के भी दे रहा हूँ सड़क पे, तो वो मेरा सर्विस है। मेरा सर्विस सेक्टर अलग है, और इसके लिए कोई तय वेतन नहीं है, लेकिन कर तो रहे हैं वही काम। और मुखर्जी नगर के चक्कर काटने की ही कहानी डार्क हॉर्स में बिल्कुल मुझे लगा कि जब मैं पहली किताब लिखूं तो वो, हालांकि आप जो भी लिखेंगे वो आपका प्रामाणिक सत्य होगा, लेकिन मुझे लगा जो दिखने वाला सत्य हो, जो लोगों को लगे ये तो मुखर्जी नगर में रहता है और वहाँ की कहानी लिखा है, तो जरूर कुछ ऑथेंटिक होगा, जो कुछ प्रामाणिक होगा। तो डार्क हॉर्स इसलिए पहली किताब के तौर में मैंने लिखा, और वो तो इतिहास है। लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि नीलोत्पल मृणाल झारखंड के हैं, बिहार के हैं, कोई कहते हैं बिहार के, तो क्या कनेक्शन क्या है? नहीं, अगर आपका जन्म जो है कि 90 के पहले हुआ हो, तो आप
बिहार झारखंड का बंटवारा मतलब जब भी क्या 2000 के पहले अगर हुआ हो, जब झारखंड में बिहार बना, तो आप तो ये बंटवारा कर नहीं सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर भूगोल बंट जाने के बाद लोग चाहते हैं कि वो बंटवारा, तो मैं मूल रूप से संग्रामपुर मुंगेर जिला में है वो बिहार का रहने वाला हूँ। और झारखंड उस वक्त तो बिहार ही मेरा घर और मेरा नानी घर था। अब झारखंड मेरा जब नानी घर हो गया तो मैं तब के बिहार में ही रह रहा था। जब झारखंड बना वो झारखंड हो गया, तो पढ़ाई लिखाई रांची से हुई, है ना। तो यही है, मैं मतलब झारखंड और बिहार, मैं हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं जिनको इस बंटवारे से बचना चाहिए। मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मेरा इमोशन इस भूगोल से नहीं बढ़ सकता, मेरी पीढ़ी के किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं बढ़ सकता। ये बात आप मेरी पीढ़ी के बाद के लोगों के साथ साथ पूछेंगे तो उनके पास साफ बंटवारा होगा कि मैं झारखंड में पैदा हुआ, मैं बिहार में पैदा हुआ। हमारी पीढ़ी से ये पूछना ही बेकार है कि हम कहाँ के हैं। हाँ, हम कहाँ के हैं, ये बहुत कठिन हो जाता है हम लोगों के लिए। मेरी पीढ़ी के बाद निश्चित रूप से पूछा जाना चाहिए, वो बताएंगे भी लोग। जी। मैं तो राजनीति से भी कहूँगा कि आपका राजनीतिक बंटवारा, आपका तकनीकी बंटवारा, आपका भौगोलिक बंटवारा, आपका संवैधानिक बंटवारा ठीक है, लेकिन आपका भावनात्मक बंटवारा नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। आज भी लोग नहीं मानते, बहुत हाँ नहीं, बिल्कुल। हम और अंतर क्या है, दोनों जगह जो है लिट्टी, उसमें सतुआ सेम मसाला बन के डाला जा रहा है, कोई भी अंतर नहीं है। जितना लहसुन यहाँ पड़ना है और जितना नींबू यहाँ, उतना ही रांची की लिट्टी में भी पड़ना है। तो कोई अंतर परिवेश का भी नहीं है, न खान पान का है। तो ये शुरुआत में हमने गमछा मूवमेंट की बात की, तो बिल्कुल आपके मुंह से सुनना चाहेंगे वो कहानी, कैसे कैसे क्या हुआ। ये तो अब मैं सुनाता हूँ तो आप समझिए कि सार्वजनिक जीवन में जब आप रहते हैं तो जितनी बार मैं गमछे की बात बोलता हूँ, कोई बेचारा गमछा माथे पर कस के बोलता है कि हम तो लगाओ तरनी गमछा, ये क्रांति कर देलस या एकरे क्रांति सूझे है। तो अब मैं पता नहीं, ये बताने से भी हिचकता हूँ इतनी बार, लेकिन यही है कि निश्चित रूप से मेरे से पहले लाखों युवा लोग, तो बुजुर्ग तो रखते ही गांव में, युवा गमछा लेके घूमते थे, मैं भी लेके घूम रहा था, ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन ये संयोग है कि दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में जब मुझको यही गमछा लेके जाने से रोका गया, हो सकता है कि ऐसा घटना कई लोगों के साथ हुई होगी, लेकिन मेरे साथ हुई, तो मुझे लगा कि मैं झगड़ा झंझट भी करने लगा, बहस करने लगा, फिर उन्होंने मुझे जाने दिया, है ना। लेकिन मुझे लगा कि ये बात जानी चाहिए बाहर। अगर मेरे पास माध्यम है और मुझ में थोड़ी सी भी क्षमता है कि मैं इस बात को बाहर पहुंचा सकूं, तो ये बात पहुंचानी चाहिए। और मैंने ये बात सोशल मीडिया पर डाली, और मेरा उसमें कुछ नहीं था, स्वतः स्फूर्त, खुद से खुद ब खुद ये लगभग उत्तर भारत के सभी राज्यों के युवाओं का आंदोलन बन गया और गमछा ट्रेंड करने लगा। ट्विटर पे लाखों ट्वीट्स हुए गमछा के पक्ष में, विदेशों से भी हुए गमछा के पक्ष में, और वो फैशन है। अब अगर मैं IIT भी जाता हूँ, NIT भी जाता हूँ, तो वहाँ आप ये नहीं कर सकते कि गमछा लगाया हुआ लड़का वहाँ नहीं मिलेगा। वो गमछा लगाता है, अपने भदेश को चीयर्स करता है, उसका महोत्सव मनाता है। तो ये है इसमें। अब मैं मंचों पर जाता हूँ तो मैं तो याद करके जाता हूँ कि मैं गमछा लेके जाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरा एक अभियान है। तो ये भी है। बहुत लोग कहते हैं कि तो जानबूझ के लगाता है, मैं कहता हूँ मैं जानबूझ के लगाता हूँ। मैं भूल जाता हूँ, फिर रूम में आता हूँ, फिर लेके जाता हूँ। ठीक उसी तरह से जैसे आप जानबूझ के अच्छा कपड़ा पहनती हैं, जानबूझ के आप अच्छा जूता पहनते हैं, आप जानबूझ के अच्छी घड़ी पहनते हैं, आप जानबूझ के फैशनेबल दिखते हैं। मैं जानबूझ के गमछा को फैशन बना रहा हूँ कि अगर मैं अच्छा महंगे कपड़े पहन के माथे पर गमछा रखूं तो वो भी फैशन हो जाए। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। दूसरे राज्यों के पोशाक जब हाँ, हो सकते हैं फैशन में, महाराष्ट्र का पगड़ी हो सकता है, तो बिहार का गमछा बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि गमछा को जानबूझ के लहराता हूँ। अब इसमें आपका नाम भी हो सकता है, आप ट्रोल भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों स्थिति में ये तो है कि मैं ये करता हूँ। लेकिन आपके लिए ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा साबित हुआ मुझे लगता है, क्योंकि आपने मिट्टी को पकड़कर उसे सोना बना दिया। नहीं, मिट्टी तो सोना है ही, हम उसको पकड़ते हैं कि नहीं, ये है। हमारे हाथ से फिसल जाती है, वो तो सोना है। वो जिसको जो अपनी मुट्ठी में ले पाता है उसको, उसकी बात है। कई हाथ से छूट जाते हैं। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम भोजपुरी नहीं सुनेंगे, मगही नहीं सुनेंगे, उन्होंने 1000 बार सुनी होगी आपकी सोन चिरैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुना उन्होंने। और मुझे लगता है कि आप नई पीढ़ी को प्रस्तुतिकरण अगर उसको आप उसके युग के साथ दे दीजिए तो वो लेते हैं। हम तो पारंपरिक धुन में वो गाना गाया है ना, वो पारंपरिक धुन ही है वो। लेकिन बस आप बात महत्वपूर्ण होती है, तरीका आपको परंपरा से तो मिला ही है,
तो लोक की परंपरा तो इतनी गहन है और इतनी समृद्ध है कि उसके माध्यम से तुम क्या नहीं कह सकते हैं। जी। तो वही कहा गया है। आप जब मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात करी तो आपने कहा कि पिताजी का कैडर बढ़ गया, तो प्रशासनिक अधिकारी हैं आपके पिताजी। हाँ, वीआरएस ले लिया था उन्होंने, जी, हालांकि। हाँ। तो इस वजह से मुझे लगता है कि आपको कहा गया होगा यूपीएससी की तैयारी करो, या हाँ। आपका अपना मन था? नहीं नहीं, बिल्कुल ये हमारा मन, हमें तो पता भी नहीं था कि हम लोग तो क्रिकेट खेल रहे थे। उसके बाद रांची में एडमिशन हो गया, सोचे कहाँ फंस गए, इतना दूर गांव से जाके पढ़ना है, तो कोई लक्ष्य था नहीं। ये है कि भाई पापा चाचा सब सरकारी नौकरी में, तो सरकारी नौकरी। हाँ, ये भी बात होता है कि जब मैं मिट्टी के गीत लिखता हूँ, कहानी लिखता हूँ, तो कई लोग मुझे बताते हैं कि शर्तिया तौर पे जो मिट्टी की बात करे उसको अभाव में जीना वाला होना चाहिए। ऐसा लोगों के मन में है। मैं गांव में रह रहा हूं तो मैं अभाव में ही होऊंगा, तभी गांव है। तो मैं अक्सर कहता हूं कि गांव अर्थशास्त्र का नाम नहीं है, गांव एक दर्शन शास्त्र का नाम है। तो मैं आपके माध्यम से ही बताना चाहता हूं कि मेरा जीवन अभाव में नहीं बीता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो अभाव में नहीं बीता है वो अपने आसपास के अभाव को महसूस ना करे, उसकी बात ना कहे। वो उसकी बात कह रहा हूं मैं, संयोग से अगर गांव में हूं तो मैं उनकी बात कह रहा हूं, और अब मेरा पसंद है कि मैं गांव में रहता हूं। वो मेरी अब वो मेरी रुचि है, अब वो मेरी जरूरत भी है। जी। परिवार वालों का रिएक्शन क्या रहा जब अचानक आपने किताबें लिखना शुरू कर दिया, ये कहा कि अब यूपीएससी नहीं, अब लेखक बने? नहीं, अब मैंने तैयारी के दौरान ही लिखा। मैंने 15 में ही लिख के, मेरी किताब तो 15 में आ गई थी। उस दौरान मैं सीसेट का आंदोलन चल रहा था, उसमें मेरी भूमिका थी, अनशन पे बैठा था। तो उस दौरान, उसके बाद मैंने किताब लिखा, तो वो तैयारी के दौरान नहीं था। तो धीरे धीरे उधर हो नहीं रहा था सिलेक्शन। ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ा, ये बोल के मैं हवा क्या बनाऊंगा कि मैंने यूपीएससी देना बंद कर दिया। मेरा अटेम्प्ट गया। हाँ, मैंने पीसीएस देना जरूर बंद कर दिया कि अब नहीं दूंगा। हाँ, स्टेट में नहीं दूंगा, जितना दिया अब नहीं दूंगा। तो उस दौरान किताब चल चुकी थी और एक कैरियर दिखने लगा था, और लगा कि एक जोखिम उठाते हैं। अभी भी ये जोखिम है, हिंदी का लेखक होना अभी भी जोखिम है। दुनिया का कोई माँ बाप कैरियर के तौर पर किसी बच्चे को नहीं बताता है कि तुमको लेखक बनना है, भारत में तो नहीं, और हिंदी भाषा में तो नहीं। तो मेरे माँ बाप क्या क्या बोलेंगे कि वो मेरा कैरियर है। मुझे आज भी प्रूव करना होगा। अभी भी मैं नई किताब लिखूंगा तो उनको प्रूव क्या करना, उनको भरोसा देना होगा, घबराइएगा मत, ये कैरियर है। ये रोज का मसला है, और ये हिंदी लिखने पढ़ने, हिंदी में सोचने वालों के लिए समझने वाली बात है कि हिंदी का लेखक होना भारत में कैरियर बताया नहीं जा सकता है। मुझे कई लोग पूछ देते हैं, मैं कविता पढ़ के उतरता हूं तो लोग पूछ देते हैं कि आप करते क्या हैं, बड़ा अच्छा लगा आपको सुन के। उनको नहीं पता है कि मैं करके उतर गया, मैं जो करता हूं। तो मैं लेखक हूं, ये बताना ही हिंदी पट्टी में अभी मतलब ये कि मैं केवल लिखता हूं, इसके अलावा कोई काम नहीं। हाँ, ये बात ही कहना बड़ा कठिन है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लेखक के माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। तो मुझे हर दिन आश्वस्त करना होता है, भरोसा देना होता है, कई बार सच्चा कई बार झूठा, कि इसमें कैरियर है। ये बात जब आम स्टूडेंट्स की बात की जाती है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ छात्रों से बात की कि वो उनको 40 लाख 20 लाख का पैकेज मिल रहा है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सुपर 30 के बारे में आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि माँ बाप संतुष्ट नहीं होते, अभी भी कहते हैं और अच्छा करो। तो आपके ऊपर भी ये प्रेशर है, आपको भी घर जाकर जवाब देना पड़ता है और कहना पड़ता है कि इससे और अच्छा करेंगे? अभी भी पिताजी कुछ कहते हैं? नहीं, हिंदी, वही मैं कहा कि ये चूंकि अभी उनके नजर में कैरियर ही नहीं है, तो और अच्छा करो क्या है। अच्छा, उनको लग रहा है करो, जो करना है करो, जो करना है करो। अब उनके अब वो उस कैटेगरी के माँ बाप हैं जिन्होंने कलेजे पे पत्थर रख लिया है। अब वो मैं उनका कुछ बना नहीं सकता उनकी तरफ से, और वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते अब मेरी तरफ से। मैं निकल गया हूँ जिस रास्ते निकलना था। तो वो यात्रा है हिंदी के लेखन की, ये जोखिम भरा है और ये चल रहा है। तो यहाँ पर जो भी गुंजाइश है वो लेखन में सुधार की है। बाकी आप हिंदी के लेखन से मैं अर्थशास्त्र सुधारने की घोषणा नहीं कर सकता हूँ। मेरा समाज शास्त्र सुधर सकता है, आपको साहित्य में प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है, आपका लेखन और मंझा हुआ निखर के आ सकता है और चमक के आ सकता है। यही है। तो मैं अपने घर, अपने शुभचिंतकों से, अपने मित्रों से भी यही अपेक्षा करूंगा कि वो मुझसे यही दो अपेक्षा रखें कि ये अपने लेखन को और कितना सुधारता है और अपने लेखन के माध्यम से कितनी सामाजिक प्रतिष्ठा पाता है। यही दो मेरे हाथ में है, बाकी तो मेरे हाथ में है नहीं। बिल्कुल। अंतिम सवाल, जिस तरह का काम आप कर रहे हैं, बिहार
की भाषा में बिहार के लोगों के लिए और मतलब पूरे देश के लोगों के लिए बिहार की समस्याओं को एक अलग तरीके से दिखा रहे हैं या फिर यहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं। जहाँ तक लोगों को लगता है कि अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो पहले तो बिहार से निकलिए, दूसरा कि कुछ अलग चीज़ें सीखिए, अंग्रेज़ी मजबूत करिए, हिंदी को और मजबूत कीजिए। तो आपको क्या लगता है कि और लोग भी इसमें करियर बना सकते हैं, मतलब सिर्फ लेखक बनकर नहीं, अलग अलग तरीके से अपनी मिट्टी को अपने मुट्ठी में रख? नहीं नहीं है, बिल्कुल है। अब मुझे लगता है कि हम हड़बड़ाहट में ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं। परिस्थितियां बदली हैं, हम लोग कहीं बाहर कहाँ जा रहे हैं। दिल्ली तो बिहार ही है हम लोग के लिए, एक फलांग में तो दिल्ली जी, दिल्ली पटना एक फलांग में है ना। तो वो ऐसा नहीं है। और दूसरी कि अगर हिंदी तो खैर आपको अच्छी करनी ही होगी। आप आपके पास कैरियर को पहुंचाने की भाषा तो होनी चाहिए। तो आप हिंदी अच्छी करिए, अंग्रेजी भी अच्छी करिए, उससे भी आपको गुरेज नहीं होना चाहिए, तो करना ही होगा। आप कहीं भी पैदा होते तो भी आपको अंग्रेजी पढ़ना होता, क्योंकि वो बाजार की भाषा है। आप किसी राज्य या किसी अलग संस्कृति में पैदा होने के कारण आप बोलते कि नहीं नहीं अंग्रेजी हमारी जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा अंग्रेजी ने अपना मुकाम बनाया है, उसने बाजार पर राज किया है। वही राज अगर हिंदी कर रहा होता तो चाइना में लोग कहते कि हिंदी सिखाना ही होगा हमारे बच्चों को। भोजपुरी कर रहा होता तो भोजपुरी लोग सिखाते युगांडा में अपने बच्चों को, मैथिली सिखाते लोग चेकोस्लोवाकिया में सिखाते। लेकिन हम जहाँ जिस भाषा ने दुनिया पर राज किया है, हमें दिक्कत नहीं है। हम उस भाषा को अपना बनाएंगे और उस भाषा के माध्यम से अपना कर्तव्य दिखाएंगे, अपना हुनर दिखाएंगे, अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, उससे राज करेंगे। तो ये है। और बिहार से निकलने जैसी बात अब नहीं है। निकलने जैसी बात इस तरह से कि आप अगर बॉलीवुड में अभिनय करना चाहते हैं तो बिहार में वो नहीं है, आपको निकलना पड़ेगा। लेकिन आप आईएएस बनना चाहते हैं, इसके लिए निकलना नहीं पड़ेगा। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो तो पटना में बैठ के लड़का IITian हो रहा है। ये तो गलत बात है कि आप हम ये बोले कि निकलना होगा। हाँ, क्रिकेटर बनना है तो यहाँ से निकलना होगा। तो अब आप कहिएगा कि ये मामला कैसे हल होगा, तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का मामला है। ये पूरी तरह से पॉलिटिकल विलनेस का मामला है। आपके पास वो दृढ़ता, वो इच्छा शक्ति, वो प्रेरणा है कि नहीं, वो जीवटता जिजीविसा है कि नहीं, इच्छा है कि नहीं कि आप इस राज्य को बदलना चाहते हैं। तो आप वो सवाल सत्ता से पूछिए कि जो लोग भी यहाँ से जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं। वो केवल छठ के गीत में अप्रवासी बिहारी या पूर्वांचली की तरह अपने इस तरह से बिहार को याद करते हैं, जैसे वो मुल्क को किसी याद कर रहे हैं, देश को याद कर रहे हैं। तो कब तक वो ठेकुआ खाने केवल बिहार आएंगे? कब वो अपने लिए कुछ ताल ठोक के यहाँ करने बिहार क्यों नहीं आएंगे? ये तो कुछ लेकर, हाँ, ये तो यहाँ की राजनीति से आपको पूछना ही चाहिए, यहाँ के सत्ता से पूछना चाहिए, यहाँ के पूरे ओवरऑल पूरे पॉलिटिक्स से पूछिए, जिनको ये सब खड़ा करना है। हम लोग इसकी आवाज बोल सकते, हम इसकी समस्या और इसका समाधान दोनों को हवा में तैरा सकते हैं, शब्दों के माध्यम से कानों में गूंज सकती है हमारी बात, लेकिन जहन तक जा सकती है, लेकिन वो हाथ में आएगी, जमीन पर उतरेगी इस पॉलिटिक्स से। इस पॉलिटिक्स से पूछिए और जरूर पूछिए। इसलिए मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति को राजनीतिक रूप से जागृत होना चाहिए और सबसे पहले पॉलिटिक्स करना चाहिए, उसके बाद नाश्ता करना चाहिए। अच्छा। सुबह उठ के सोचिए कि हम पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। अगर आप सुबह उठ के पॉलिटिक्स के बारे में नहीं सोचिएगा, शाम तक में देश बेच देगा ये लोग। अच्छा। सुबह उठ के पहले पॉलिटिक्स के बारे में सोचिए आधा घंटा, उसके बाद तब नाश्ता करिए। और अगर युवाओं को ये बताया जाएगा तुमको राजनीति से क्या मतलब है, तो फिर यही होगा कि हमको राजनीति से मतलब नहीं है और राजनीति से ही सब कुछ डिसाइड होना है। तो वॉक ओवर मिल रहा है लोगों को, उनको काउंटर खेलने वाला ही नहीं है, पीढ़ी तैयार नहीं होगी। तो यही बात है। अच्छा, मैंने ये नहीं पूछा, आप घर में कौन सी भाषा में बात करते हैं? घर में भोजपुरी मेरे नानी घर में बोला जाता है। अच्छा। अंगिका मेरे दादा में, हाँ, घर यहाँ बोला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे विरासत में अब ये मिला है कि मैं भोजपुरी भी अच्छी तरीके से बोलता हूँ और अंगिका भी बोलता हूँ, मैथिली बोलता हूँ, मगही बोलता हूँ, खोरठा बोलता हूँ। खोरठा झारखंड में मैं रहता हूँ, तो मुझे गाँव निकलता हूँ, मुझे मुढ़ी गोनी खाना होगा, आलू चप खरीदना होगा, पेट्रोल डलाना होगा गाड़ी में, तो मुझे खोरठा बोलना है। बांग्ला भी बोलना है। अच्छा। बांग्ला भी बोला जाता है वहाँ जामताड़ा वगैरह के बाद आप जाने को बोलते। तो ये भाषाएं बोलता हूँ। घर में अगर रोटी मांगना है नानी घर में तो भोजपुरी में, दादी घर में अगर मांगना है तो अंगिका में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद गरिमा जी, लाइव सिटीज से मुझे जोड़ने के लिए, और आपके देखने वाले सुनने वाले दर्शक और श्रोताओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
तो आपने अभी अभी जाने माने लेखक नीलोत्पल मृणाल को सुना, उनकी ज़िंदगी की कहानी जानी, उनके विचारों को सुना कि कैसे कैसे वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं और अभी भी अपने समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, कैसे विचार रखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने जो भी किया यहीं से किया है और यहाँ के लिए ही किया है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।